कुछ जगह होती हैं जहां इंसान अकेला नहीं होता और कुछ ताकतें होती हैं जो इंसान को जिंदा रखते हुए भी उसकी ज़िंदगी छीन लेती हैं। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसको डॉक्टर ने मरा हुआ मान लिया था। मशीनें जवाब दे चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो जिंदा था, क्योंकि वो एक ऐसे बरगद के नीचे खेल आया था जिसके बारे में जानना हर किसी के बस की बात नहीं। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आखिर में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपको अगली बार किसी पेड़ के नीचे खड़े होने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगी। इस वीडियो से जुड़ा है सिर्फ एक सवाल, सही जवाब देने वाला होगा एक विनर। सवाल आपको वीडियो में मिलेगा और जवाब आपको कमेंट में देना होगा। ऐसी ही और वीडियो में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर होती है जिसे वो अपने जीवन का सबसे बुरा समय मानता है, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई ना कोई हमेशा उन परिस्थितियों में मदद के लिए पहुंच जाता है। मैं आज आप लोगों के सामने ऐसी ही एक घटना का उल्लेख करने जा रहा हूं। ये घटना मेरी मौसी के बेटे, जिनका नाम अजय है, उनके साथ घटी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये घटना भी काफ़ी समय पहले की है, जब वो करीब 8 साल के रहे होंगे। तब मौसी कानपुर मेडिकल कॉलेज के पास ही हैलेट में रहती थीं। भैया के दादाजी काफ़ी जाने माने इंसान थे और वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आज़ाद मैगज़ीन कॉर्नर के नाम से उनकी किताबों की अच्छी खासी दुकान थी और न्यूज़पेपर के कानपुर में सबसे बड़े हॉकर थे। उनका नाम कुछ और ही था, मगर वहाँ सब उन्हें आज़ाद के नाम से जानते थे। आज़ाद नाम से प्रसिद्ध वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और सौम्य व्यवहार की परिभाषा थे। मैं भी उन्हें दादाजी ही कहता था और वो भी मुझे उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने पोतों से करते थे। हैलेट में रहने के कारण वो लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज के बहुत पास रहते थे। अजय भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क और बगीचों में खेलने जाया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें कभी कोई मना नहीं करता था। रोज के जैसे ही दिन चल रहे थे। दिवाली आने को थी और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थीं। दोनों भैया उस दिन साइकिल से खेल रहे थे। बड़े भैया ने अजय भैया को पीछे बैठा रखा था और वो दोनों भाई मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही साइकिल से घूम रहे थे। फिर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज के पास आ गए। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ के एक अंकल, जो कि पहचान के थे, उनसे बात करने लगे। साइकिल खड़ी थी और उस पर पीछे की सीट पर अजय भैया अभी भी बैठे थे। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक अजय भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े। वो अंकल और बड़े भैया उनके पास आए, उन्हें उठाया, मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों ने सोचा कि शायद संतुलन खोने की वजह से गिर गया और वो उन्हें उठाकर घर ले आए। घर आने पर मौसी जी ने उनके मुंह पर पानी वगैरह छिड़का, मगर उन्हें कोई होश नहीं आ रहा था। अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगी और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अजय, अजय। सब आसपास उन्हें उनके नाम से बुलाए जा रहे थे, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और आंखें भी नहीं खुल रही थीं। मेडिकल कॉलेज पास ही था, इसलिए बिना देर किए वहाँ मौजूद सब लोग, वो अंकल, मौसी, मौसा जी, भैया को लेकर सीधा इमरजेंसी में पहुँचे। डॉक्टरों ने सारी पूछताछ की और सबको बाहर करके जांच में लग गए। सर पर कोई चोट नहीं थी और ना ही शरीर पर छोटी खरोंचों के सिवा कोई बड़ा जख्म दिखा। सांसें फिर से उखड़नी सी लगी और डॉक्टरों ने ऑक्सीजन के मास्क लगा दिए। सांसें फिर भी कोई खास काबू में नहीं थीं। थोड़ी थोड़ी देर में उखड़ने लगती और फिर जब प्रेशर बढ़ाया जाता तो साधारण हो जाती। डॉक्टरों को बेहोशी की वजह का कोई पता नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी एक्सरे करवाया। वो भी नॉर्मल था, बिल्कुल भी कोई खराबी नहीं दिखी। वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और दादाजी से बोल दिया कि आज़ाद जी, आपका पोता अस्पताल में है और बहुत सीरियस है। उन्होंने बिना किसी देर के दुकान में बिना ताला लगाए केवल शटर गिराया और सीधा मेडिकल कॉलेज पहुँच गए। वहाँ सब उन्हें जानते थे, इसलिए उन्हें किसी से भी अपने पोते के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर खुद आए और सारी परिस्थितियों से अवगत कराते हुए उन्हें भैया के पास ले गए। हालत काफ़ी नाजुक बताकर 4-5 डॉक्टर लगातार निगरानी में लगे थे। दिल की धड़कन मशीन में अपनी सीमा तक पहुंचने लगी थी और मशीन की आवाज़ ने हालत बयां करनी शुरू कर दी थी। डॉक्टर ने सबको बाहर किया। अब तक मेरे मामाजी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। दादाजी रिसेप्शन के पास गए और अपने पहचान के डॉक्टरों को फ़ोन कर दिया। कुछ 10 मिनट के बाद ही वहां पर 5 डॉक्टर और आ गए, जो कि उस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। दादाजी ने मिलकर उन्हें पहले सारी बात बताई। वो उन्होंने ध्यान से सुना और फिर बिना देर किए उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहाँ भैया को रखा गया था। उनके दरवाज़ा खोलने से पहले ही अंदर से बाहर आ रहे डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और प्रोफेसर को देखते हुए कहा कि सर, कोई फ़ायदा नहीं है, लड़का मर चुका है। हालांकि ये बात उसने धीरे से कही, लेकिन दादाजी ने ये बात सुन ली और घबरा कर तेज़ तेज़ से रोने लगे।
बाकी डॉक्टर और प्रोफेसर ने उन्हें संभाला। फिर उनमें से एक प्रोफेसर, जिन्हें सब प्रोफेसर त्यागी के नाम से जानते थे, उन्होंने खुद भैया को चेक करने को कहा और उनके साथ बाकी के 3 प्रोफेसर वार्ड में सहायक डॉक्टरों के साथ चले गए। और बाहर एक प्रोफेसर अभी भी दादाजी के साथ थे और उन्हें समझा रहे थे कि प्रोफेसर को जांच करने दो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी जी को तब तक मौसा जी और मामा जी ने घर भेज दिया था, वरना ना जाने उनकी क्या हालत होती। अंदर से आने वाली प्रोफेसर की आवाज़ें वहाँ मौजूद लोगों की सांसों को ऊपर नीचे होने पर मजबूर कर रही थी। देखो, धड़कन चली क्या? ठीक से यहाँ दबाव बनाओ। अब बताओ, पैरों को देखो हिलते हैं या नहीं? जान है, जान है, देखो थोड़ा हिला इसका हाथ। इस तरह की आवाज़ें लगातार सांसें ऊपर नीचे करती जा रही थी। फिर अचानक सारे प्रोफेसर शांत हो गए और करीब 10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका ने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया था। तभी प्रोफेसर त्यागी बाहर आए और बताया कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है आज़ाद जी, बस प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इस बात से सबको राहत मिली, मगर अभी भी प्रार्थना जारी थी। प्रोफेसर भी इस बात से बहुत परेशान थे कि जब सारी रिपोर्ट और एक्सरे सामान्य हैं तो फिर इतनी सीरियस हालत की वजह क्या है। फिलहाल प्रोफेसर उनकी निगरानी में लगे हुए थे और अनन फनन में कई एक्सरे दोबारा करवा लिए थे। उन्होंने ये बात मामा जी और मौसा जी से भी कही कि हम अभी सिर्फ जो परेशानी आ रही है उसका इलाज कर रहे हैं, मगर इस बेहोशी और इस हालत की जड़ हमें नहीं मिल रही। सब कुछ नॉर्मल है, मगर पता नहीं क्या हुआ और ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़कर सब बैठ गए थे। घबराहट और बेचैनी ने दिमाग का चलना भी रोक दिया था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किसके पास जाया जाए। रात होने लगी थी, मगर भूख प्यास से बेखबर दादाजी, मामा जी और मौसा जी अभी भी हॉस्पिटल में जमे हुए थे। मोबाइल का तब जमाना नहीं था, इसलिए रिश्तेदारों में ये बात धीरे धीरे ही फैल रही थी। रात गहराती जा रही थी। घर से आया हुआ खाना जस का तस रखा था, मगर किसी का खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर दादाजी को घर भेजकर मामा जी और मौसा जी ही केवल हॉस्पिटल में रुके थे और आईसीयू में भर्ती भैया की समय समय पर खबर ले रहे थे। भैया की हालत वैसे ही बनी हुई थी, कोई होश नहीं था उन्हें। रात के करीब 1 बजे मामा जी सिगरेट पीने के लिए बाहर गए। वो सिगरेट पीते हुए टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि ना जाने क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तभी पीछे से आवाज़ आई, काका भैया नमस्कार। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बिना मुस्कुराए जवाब दिया, अरे मन्नीलाल, कैसे हो? हम तो ठीक हैं, आप बताइए इतनी रात को यहाँ कैसे? उन्होंने मामा जी से पूछा। मामा जी ने शुरू से आखिरी तक सारी बात बताई। इतना कुछ हो गया, हमें बताया भी नहीं। हम तो यहीं हैं ड्यूटी पर, बस पीछे मुर्दा घर में। उन्होंने मामा जी की परेशानी समझते हुए कहा, क्या बताएं भैया, सुबह से तो खाने पीने का भी होश नहीं है। घर पर दीदी भी बेहाल पड़ी है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और क्या होगा। मामा जी ने अपना हमदर्द समझकर अपना सारा दुख नम आंखों से उनके सामने रख दिया। भैया परेशान ना हो, बस 3 घंटे और रुक जाओ। सुबेरा होते ही बस हम अपना झोला लेकर आए, फिर देखते हैं कहीं कोई और बात तो नहीं है। उन्होंने मामा जी से कहा, देखो भैया, जैसा करना पड़े करो, बस ये ठीक हो जाए। मामा जी ने उनसे नाउमीदी से कहा। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बात की और वापस आकर मामा जी भी वहीं आईसीयू के बाहर बैठ गए। जस के तस रहकर किसी तरह दोनों ने वहीं पर रात गुजार दी। रात भर भैया में कोई बदलाव न देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू से अलग एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। सुबह दादाजी और मौसी जी भी आईं और रोते बिलखते हुए किसी तरह अपने बेटे को देखा और फिर मौसा जी के साथ घर चली गईं। मामा जी ने दादाजी से मन्नीलाल के बारे में बताया और उनकी इजाज़त मांगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए जिस तंत्र मंत्र पर कभी विश्वास नहीं करते थे उसे भी इजाज़त दे दी। शायद कोई चमत्कार हो जाए और अजय ठीक हो जाए। मामा जी भी घर गए और जल्दी जल्दी नहा धोकर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें मन्नीलाल से जो मिलना था। खैर, मन्नीलाल को आने में देर हुई। वो 6 बजे के बजाय 7:30 बजे आए, मगर उनकी आने में देरी को लेकर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मामा जी उनके इंतज़ार में थे और उनके आते ही सीधा उस बाट की तरफ बढ़ गए जहाँ भैया को डॉक्टरों ने रखा था। मामा जी आराम से अंदर जाकर दादाजी से बताने लगे कि जिनके बारे में बताया था वो आ गए हैं। लेकिन ये क्या, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। मामा जी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, मगर फिर भी वो वहीं खड़े रहे। अंदर आने की कोशिश करते और फिर वहीं खड़े हो जाते। ये देख मामा जी को अजीब लगा और मामा जी ने जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ भैया, अंदर क्यों नहीं आ रहे? काका भैया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जिसकी चपेट में है वो इतनी प्रबल शक्ति है कि हम खुद जिस विद्या से बंधे हैं उसके साथ हम इस कमरे में नहीं घुस सकते।
उन्होंने थोड़ी सी माथे पर चिंता की लकीरों को उभार कर कहा। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा? थोड़ा समय दो, अभी बताते हैं क्या करना है और क्या होगा। उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर ही बैठ गए। आने जाने वाले उन्हें देख रहे थे। फिर एक नर्स आई और उन्होंने उनके बाहर बैठने का कारण पूछा। उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, अंदर आजाद साहब बैठे हैं ना, और हम नौकर आदमी उनके बराबर में बैठे अच्छा नहीं लगता। नर्स ने उन्हें वैसे ही रहने दिया और दोबारा नहीं टोका। थोड़ी देर तक उन्होंने अपना कुछ धीरे धीरे मंत्र जाप किया और फिर वहीं बैठे रहे। मामा जी ने उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या हुआ, कुछ हल नजर आया? भैया ये शक्ति बहुत विकट है। 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बचा रहा तो फिर ये नहीं मरेगा अपने बुढ़ापे तक। अभी इस शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते। ये इसका वक्त चल रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है ना, हम भी इसको बाहर नहीं निकलने देंगे। हम भी यहीं डेरा जमाए रहेंगे, देखे कितना खेल दिखाता है। इतना कहकर वो फिर से अपने किसी मंत्र को शांति से पढ़ने लगे और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे। अब सबको इंतजार था तो सिर्फ 12:30 बजे तक के समय काटने का। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और मन्नी चाचा बाहर वैसे ही बैठे थे। कभी अपने थैले से कुछ निकाल कर मंत्र पढ़ते तो कभी कोई वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर बाड़ में फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे किसी 2.5 दशक के जैसे लग रहे थे। दादाजी को डॉक्टरों पर यकीन था मगर मामा जी को मन्नी चाचा पर, क्योंकि मामा जी ये बात मान चुके थे जब डॉक्टर भी परेशान हो जाएं और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो तो तंत्र मंत्र का सहारा भी बहुत बड़ा योगदान देता है। बाहर बैठे हुए मन्नी चाचा की बेचैनी देखी जा सकती थी। कोई भी ज्ञाता ये देखकर जान सकता था कि वहाँ बैठे आदमी की बेचैनी किसी आम आदमी की बेचैनी से अलग थी। ये बात वहाँ काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जान गई। वो बाड़ में जाते वक्त मन्नी चाचा से बोली, अंकल तुम यहाँ तंत्र मंत्र कर रहे हो ना, हमको सब पता है। बेटा अब जान गई हो तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ़ कर देती हैं लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ जाता है। मन्नी चाचा ने आराम से उस नर्स को समझाते हुए सच्चाई से अवगत कराया। वो नर्स ये बात सुनकर डर गई और दोबारा उस जगह पर दिखाई नहीं पड़ी। मामा जी और मन्नी चाचा पर मानसिक दबाव बनता जा रहा था। एक चूक या लापरवाही अगर होती तो दो दो जाने जाती, एक जो उसकी गिरफ्त में थी और दूसरी जो उससे टक्कर ले रही थी। किसी तरह से तो 12 बजे तक का समय कट गया। मौसी जी और मौसा जी खाना लेकर अस्पताल आ चुके थे, लेकिन जैसे जैसे अब उसका प्रबल समय खत्म हो रहा था उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। भैया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आंखें पलट गईं। उनकी खुली आंखों में सिर्फ सफ़ेदी नजर आ रही थी, आंखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर झटके खाने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। जल्दी से जल्दी 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर अंदर गए और बाकी सबको बाहर कर दिया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे थे और उधर मन्नी चाचा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे। डॉक्टरों ने भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे और एक डॉक्टर उनके सीने को लगातार दबा रहा था अपना पूरा जोर लगाकर। तभी अचानक से भैया के चिल्लाने की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। ये सुनकर मौसी जी तुरंत बाड़ की तरफ दौड़ पड़ी, मगर मन्नी चाचा ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरे 24 घंटे बाद भैया की आवाज़ आई थी, इसलिए वो अंदर जाने पर आमदा हो रही थी। मन्नी चाचा ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिया और समझाया कि अगर ये अंदर चली गईं फिर ये लड़का तो बच जाएगा मगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो छलावा है किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए तुम्हारे परिवार से। तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। मन्नी चाचा के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टरों को इस बात से थोड़ी सी आशा नजर आई और वो अपने पूरे दिलो जान से जो हो सकता था कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो ये ठीक होने की कगार पर है और इसे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। थोड़ी देर तक ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी में ही छोड़कर सारे डॉक्टर बाहर आ गए। दादाजी से कहा कि अजय ने अपनी याददाश्त नहीं खोई है, इसका मतलब है कि दोबारा होश में आने पर शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल वो जितनी देर सोता है उसे सोने दें, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। दादाजी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए थे। अभी 5 मिनट तक मन्नी चाचा की परीक्षा और बाकी थी। मन्नी चाचा ने किसी को भी 5 मिनट के लिए अंदर जाने से रोक दिया और अपने थैले से कुछ राख भस्म निकाली और बाड़ में अंदर फेंक दी। फिर न जाने किससे बाड़ के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे।
जैसे कि कोई अंदर खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात सी करते रहे। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे के आंकड़े ने घड़ी को छुआ, उन्होंने बाड़ के अंदर लपक कर कुछ पकड़ा, जैसे कोई साधारण इंसान परेशान करती हुई मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद अपने थैले से कुछ मैले धागे जैसा निकाला और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर बांध लिया और मामा जी से सबको अंदर लेकर जाने को कहा और खुद बाहर चले गए और कह दिया कि कोई भी मेरे पीछे न आए, खासकर इस खानदान का। उन्होंने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनके ये बात सुनने के बाद सब सीधा बाड़ की तरफ दौड़ पड़े, अपने बेसुध बेटे को देखने के लिए। सबके दिल में अब एक आशा थी, मगर किसी आशंका ने अभी भी सबके चेहरे पर छाया डाल रखी थी। सब बैठे सिर्फ भैया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद मन्नी चाचा दोबारा लौटकर अस्पताल नहीं आए, मगर उन्होंने एक बार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक भैया को होश आ गया और वो एकदम नॉर्मल हो गए, बस थोड़ी सी कमजोरी बता रहे थे। सबको पहचाना भी, खाना भी आराम से खाया, और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या हुआ तो वो सिर्फ इतना ही कहते कि मैं साइकिल से गिर गया था। उसके आगे उन्हें कुछ याद नहीं था। फिर वो घर जाने की जिद करने लगे। शाम तक डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रोफेसर ने घर जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि इन्हें थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो तुरंत हॉस्पिटल ले आएं, वरना सिर्फ नियमित चेकअप के लिए 5 दिन तक ले आएं। वैसा ही किया गया और भैया 1 हफ्ते के अंदर एकदम ठीक हो गए। उधर जब मामा जी मन्नी चाचा के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बातें मामा जी को बताईं, जो इस प्रकार थी। मेडिकल कॉलेज के मैदान में एक बरगद का पेड़ है, यही कोई 250 साल पुराना। जब ये दोनों भाई सुबह खेलने गए तो ये उसके नीचे भी बैठकर खेले थे, जो उस बरगद पर बास करने वाली शक्ति को पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसी की चपेट में आ गया। वैसे वो शक्ति चाहती तो इन दोनों को वहीं पर ख़त्म कर सकती थी, मगर दोनों बच्चे थे, इसलिए उसने सिर्फ सबको परेशान किया। इतना ही नहीं, वो ज़िंदगी भर के लिए इसको परेशान करना चाहती थी। उसका असर ये होता कि ये अपने बुढ़ापे तक या फिर जब तक इसकी ज़िंदगी है तब तक उसी हाल में बेसुध पड़ा रहता, जिंदा लाश की तरह। मामा जी ने पहले अजरत से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तो फिर मन्नी भैया इसे काबू कैसे किया? उन्होंने इसका उत्तर भी दिया, ये शक्ति यहाँ पर सब जगह घूमती है आज़ाद होकर, कोई इसे यहाँ से हटा नहीं सकता और ना ही इसे पकड़ सकता है। पहले हमने वो उस बार्ड को बांध दिया जिससे वो बाहर ना आ सकी। फिर हमने उसको ये धमकी दी कि अगर उसने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो फिर उसे इसी पेड़ से बांध देंगे, हमेशा रहना पड़ेगा उसे कैदी की तरह। इसलिए उसने अपनी आज़ादी के लिए अजय को छोड़ दिया। मामा जी ने अगला सवाल पेश कर दिया, भैया वो शक्ति आखिर थी कौन सी? इस प्रश्न पर मन्नी चाचा मौन खिंच गए और मामा जी द्वारा बार बार प्रश्न करने पर सिर्फ इतना ही कहा कि आम इंसान के लिए उसका नाम लेना ठीक नहीं है। उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसका अस्तित्व किसी को ना बताऊं, मगर सिर्फ इतना जान लो वो शक्ति बरम के आसपास की थी। ये सुनकर मामा जी का गला सुर्ख हो गया और उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं किया, बस थोड़ी देर वहाँ रुके और वापस घर चले गए। मुझे ये घटना मामा जी ने ही बताई थी। मैंने मन्नी चाचा की क्रियाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मन्नी चाचा ने कभी किसी के साथ अपने राज नहीं बांटे, इसलिए ये बात बताना मुश्किल है। जब मैंने उनसे पूछा कि बरम क्या होते हैं तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि बरगद के पेड़ों का अस्तित्व इन बरम पर ही निर्भर होता है, इसलिए अगर कभी मेरा उस तरफ आना जाना हो तो उस बरगद की पेड़ की जय कर लूँ। एक शक्ति नहीं, एक 250 साल पुराना बुजुर्ग समझकर। आज भी अक्सर आते जाते मुझे वो पेड़ दिख जाता है तो सिर्फ जय हो के सिवा ना कोई नाम और ना ही कोई शब्द मन में आता है।